था कि 1914 से जुलाई 1914 से नवंबर 1918 तक जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलती रही। ठीक है, दुनिया की पहली जंग चलती थी, उसको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कहा जाता है क्योंकि पूरी दुनिया इसके अंदर इन्वॉल्व थी। हमने 3 रीजंस भी देखे थे कि असल में जो पर्पस था ओटोमन एम्पायर को खास करके टारगेट करने का, वो क्या पर्पस था। ठीक है, तो अगर हम इसकी थोड़ा सा वॉर की बात करें हल्का सा डिटेल में जाके, तो हम ये देखते हैं कि एक साइड पे जो है वो ट्रिपल अलायंस एक साइड को कहा गया और दूसरी साइड को ट्रिपल एंथियस कहा गया। ठीक है, ये एक फ्रेंच वर्ड है। तो उस एक साइड पे जो था वो जर्मनी था, दूसरी साइड पे ऑस्ट्रिया हंगरी की एम्पायर थी, ये दोनों मुल्क मिले हुए साथ में, और इनका तीसरा जो अलाय था वो था इटली। हालांकि बाद में इटली पीछे हट गया और इटली ने साथ नहीं दिया इन दोनों का, और इसकी जगह ओटोमन एम्पायर जो थी खिलाफत उस्मानिया, इसने इनका साथ दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। दूसरी साइड पे हमने देखा फ्रांस है, यूके है और उसके साथ रशिया है। ये 3 मुल्क हैं, 2 तो एक साइड पे हैं, तीसरा जो है वो दूसरी साइड पे है। ये तीनों मुल्क मिलके इन तीनों मुल्कों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। और 1917 के अंदर 1917 में अमेरिका भी जंग में शामिल हो जाता है, जापान भी बाद में आ जाता है, लेकिन असल जो लड़ाई थी वो यूरोप के अंदर हुई। ठीक है, जो असल लड़ाई थी वो यूरोप के अंदर हुई। अब वो लड़ाई किस बात पे हुई, अगर उसे हम हल्का सा देखें तो हम ये देखते हैं कि जो ऑस्ट्रिया हंगरी है ये एक ही उस टाइम पे एक एम्पायर थी। मेरी बात को समझ रहे हो, ये एक एम्पायर थी, एक बहुत बड़ी। तो इनका शहजादा जो था, जो कि अपकमिंग शहजादा आप कह लें उसे, कि वो इसके बाद बनने वाला था, अनाउंस हो चुका था कि भाई उसने बनना है, तो वो अपनी जो है मिसेस के साथ घूमने गया हुआ था सीरिया के बॉर्डर के ऊपर। ठीक है जी, ये अलग मुल्क है तो उसके बॉर्डर, यहाँ पे उसको कत्ल कर दिया गया। अब जब यहाँ पे कत्ल कर दिया गया तो इसका इल्जाम सीरिया पे लगा, तो इससे क्या हुआ जी, ऑस्ट्रिया हंगरी जो था इसने जंग का ऐलान कर दिया सीरिया के खिलाफ। अब जो सीरिया था ये था छोटा सा मुल्क, अब इसकी जो दोस्ती थी वो थी रशिया से। ठीक हो गया जी, तो रशिया ने क्या किया जी, रशिया ने अगेंस्ट में से सपोर्ट करना शुरू कर दिया और अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर दी। किसके साथ जी, ऑस्ट्रिया हंगरी की एम्पायर के साथ। अब ऑस्ट्रिया हंगरी जो था इसकी दोस्ती थी जर्मनी के साथ, जरा बात को समझते जाना। इसने मदद मांगी जर्मनी से, तो जर्मनी और ये क्या हो गया जी, एक ब्लॉक हो गया। दूसरे साइड पे हमने देखा रशिया जो था इसने दोनों के खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ भी और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ भी जंग का ऐलान कर दिया। किसको, सीरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, बैक साइड पे जो फ्रांस था, फ्रांस ने भी ऐलान कर दिया कि भाई हम भी जो है वो सीरिया को प्रोटेक्ट करते हैं और हम भी जो है वो रशिया के साथ शामिल हैं जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी को मारने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से ऑस्ट्रिया हंगरी या जर्मनी खास करके बात की जाए तो जर्मनी ने यहाँ बीच में आता है बेल्जियम। ठीक है जी, यहाँ बेल्जियम से होके फ्रांस पे अटैक कर दिया, बेल्जियम से होके फ्रांस में अटैक कर दिया। अब बेल्जियम की जो ट्रीटी थी वो भी फ्रांस के साथ चल रही थी, तो बेल्जियम ने फ्रांस से मदद मांगी तो फ्रांस भी अगेंस्ट में आ गया। फ्रांस ने कहा अच्छा अब मैं भी जो है ना मुकाबले में साथ शामिल, तो फ्रांस ने भी जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग स्टार्ट कर दी। अब फ्रांस ने की तो फ्रांस की जो ट्रीटी थी 1905 की साइन हुई भी थी वो यूके के साथ थी, दोस्ती वाली कि भाई आपने हमारी मदद करनी है जब भी मुश्किल होगी, तो यूके भी साथ में बीच में शामिल हो गया। यूके ने कहा अच्छा मैं भी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आता हूँ। रशिया तो पहले से शामिल था, ऐसे ही है, रशिया पहले से लड़ रहा था क्योंकि रशिया का जो पावर था वो पर्पस जो था वो सीरिया को सेव करना नहीं था, वो असल में वो ओटोमन एम्पायर के खिलाफ था। इससे पहले बाल्कन वार्स हुई थी 1912 से 1914 के बीच में। ये कुछ इलाके थे जो कि खिलाफत उस्मानिया के थे, ओटोमन एम्पायर के थे, तो इनको वापस ले लिया था। ठीक है, उस टाइम पे ओटोमन एम्पायर थोड़ी सी वीक हो चुकी थी। तो मैंने आपको बताया था जो मेडिटेरेनियन सी था वो असल में बेसिक एक पॉइंट था, ये बहुत बड़ा एजेंडा था रशिया के लिए या यूके और फ्रांस के लिए कि वो किसी तरह से ओटोमन एम्पायर को कमजोर कर सके। इसलिए कि सारी जो ट्रेड थी उस टाइम की वो होती थी मेडिटेरेनियन सी से। ठीक हो गया, तो उसका सारे का सारा जो कंट्रोल था खास करके रशिया की साइड का, तो वो सारा ओटोमन एम्पायर के पास था। ऐसे ही है, तो इसलिए उसे तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो जैसे ही मौका मिला रशिया को, तो रशिया ने क्या किया, फौरन से पहले जंग में एंटर हो गया कि भाई यही बहाना है तुर्की को मारने का। ऐसे ही है, वो शामिल हो गया साथ, उसने इसके अगेंस्ट में कर दिया। अब ये पूरी की पूरी एक जंग का समा बन गया और ये इसी तरह से आगे बढ़ा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्टार्ट में तो जर्मनी ने फ्रांस को मारा, पहले सारी की सारी पावर फ्रांस पे अप्लाई की, वहां पे उन्हें बहुत शदीद किस्म का नुकसान पहुंचाया। उसके बाद वही फौज लेके जर्मनी जो है वो आ गया रशिया के ऊपर और रशिया को भी जो है सही टिका के मारा। अब स्टार्ट में एक जर्मनी जो है वो फ्रांस को भी मार रहा है और रशिया को भी मार रहा है, लेकिन जैसे जैसे हालात आगे बिल्ड होते गए, इनके अलायंस साथ आते गए, तो हालात बदलते गए। फिर क्या हुआ, फिर जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए बहुत मुश्किल होगी खुद को प्रोटेक्ट करना और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके अगेंस्ट में जाना शुरू होगी वॉर। ठीक है, फिर तकरीबन 4 साल ये चलती रही और 4 साल जब उसके बाद एंड हुई तो पता चला जी कि एक जो मुआहदा है
है एक जो ट्रीटी हुई है, ट्रीटी ऑफ सेवरेज जिसे कहा गया, अब उसके तहत जो है फिर वो सारे का सारा जो है ना जंग को खत्म कर दिया गया और जो ओटोमन एम्पायर थी इसको फैसला कर लिया गया कि इसको तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जो असल पर्पस था रशिया का समंदरों को कंट्रोल करने का वो हासिल हो चुका था। ऐसे ही उस ट्रीटी में कह दिया गया था भाई कि अब ये समंदरों का कंट्रोल इससे वापस ले लिया गया। अब ये फायदा हो गया। दूसरी साइड पे जर्मनी खुद जो है वो इतने ज्यादा लॉस में चला गया, ऑस्ट्रिया हंगरी जो है उसको बहुत ज्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ा, इनको भी क्राइसिस का सामना करना पड़ा, लेकिन ये क्योंकि मिले हुए थे, इनकी पावर जो है वो ज्यादा थी, इनकी कम थी, इस वजह से इन्हें लॉस कम हुआ। अंदर की साइड पे जो ट्रिपल अलायंस था इसको ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। और तकरीबन कोई 70 लाख लोग जो है 70 लाख लोग इसमें जो है वो मारे गए इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर, कि पूरी दुनिया के अंदर अगर बात करें तो 70 लाख लोग इस सिर्फ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर जो है उनकी दवाई निकली। बाकी जो जख्मी हुए, जो लॉस हुआ, जो और बाकी जितना नुकसान हुआ उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। हर साइड पे लाशें ही लाशें, इतना शदीद किस्म का ये पूरे के पूरे दुनिया के अंदर जो है इतना नुकसान हुआ। लेकिन जो इसका असल टारगेट था वो यूरोप था, ठीक है। जो मेन जो यहाँ पे हम कह रहे कि जो असल बैटल ग्राउंड था वो यूरोप ही था, और उसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो है ना, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये बिल्कुल बैटल ग्राउंड बना हुआ था और यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस हुआ। तो इस तरह से जंग जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंची और इसने मुसलमानों को कैसे जो है वो अफेक्ट किया, ठीक है। असल पॉइंट हमारा यही है ना जो खिलाफत मूवमेंट है उसमें, तो उसमें हमने ये देखा कि हमने जो यूके था जब वॉर में इंटर हुआ था, ये यूके जब इस वॉर में इंटर हुआ तो इसे क्या था, इसे जो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट था, ठीक है, जो इंडो पाक था, इनकी हिमायत चाहिए थी, खास करके यहाँ के मुसलमानों की हिमायत चाहिए थी कि भाई ये जो है उसके अगेंस्ट में ना जाए। तो इन्होंने जो है मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये श्योरिटी करवाई थी कि अगर हम जंग जीत गए, ठीक है, अगर हम जंग जीत गए तो हम जो ओटोमन एम्पायर है इसके टुकड़े टुकड़े नहीं करेंगे, यानी जो सऊदी अरब है, जो इराक है, जो शाम है, हम इसको नहीं तोड़ेंगे बल्कि इसका हिस्सा ओटोमन एम्पायर का हिस्सा ही रहने देंगे, ठीक हो गया। लेकिन जब जंग खत्म हो गई तो असल पर्पस तो था ही टारगेट करना, इन्हें समुद्रों का कंट्रोल था, तो उसके इसी के साथ ही जो है ना 1917 के अंदर मैंने कहा बालफोर डिक्लेरेशन भी साइन हो गया, जिसमें जो है वो यहूदी रियासत के क़याम का कहा गया कि भाई अब इसराइल हमें बना देना चाहिए। उसमें सबसे मेन किरदार जो है वो यूके का था। हालांकि इसराइल 1948 में बना, लेकिन 1917 में जो है वो एक खुफिया डॉक्यूमेंटेशन थी, यूके ने जो इशू किया था, उनका जो सेक्रेटरी था बालफोर, उसने वो इशू किया था कि भाई हम जो है अब जा रहे हैं इसराइल को बनाने के लिए, ठीक है। तो इसराइल को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ओटोमन एम्पायर टूटे, क्योंकि जो इसराइल या फ़लस्तीन का इलाका था वो भी जो है वो किसके कब्जे में था, या वो हिस्सा था ओटोमन एम्पायर का, खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा था, ठीक हो गया। तो इसलिए इसका टूटना ज़रूरी था कि ये टूटता तो उसके बाद ये इलाके आज़ाद होते, और आज़ाद होते तब ही जाके वहाँ पे इसराइल बन सकता था। तो इस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है उसके बाद फिर सारे के सारे इलाकों को सऊदी अरब, ओमान, यमन, ये जितने कतर, बहरीन, इन सबको अलग कर दिया गया, अलग अलग मुल्क बना दिया गया। कुछ का इंचार्ज जो है वो यूके बन के बैठ गया और कुछ का फ्रांस बन के बैठ गया। तो इस तरह से मुसलमानों को जो है आप कह सकते हैं कि इसमें बहुत शदीद किस्म का नुकसान हुआ, या खास करके जो उनका क्राउन था, जो टाइटल था खिलाफत का, उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और मुसलमान इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो है बहुत ज़्यादा नुकसान में आए, समझ लो। तो ये सारी की सारी कुछ इस तरह से स्टोरीज की बिल्ड हो रही है। सर ये ओटोमन एम्पायर सर कितनी एरिया में फैली हुई थी? ये आप कह लीजिए ओटोमन एम्पायर एक साइड से जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरी तक थी, ठीक हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी। अब इसके बीच में बहुत से यूरोपियन कंट्रीज भी हैं छोटे छोटे, ठीक हो गया। दूसरी साइड से अगर बात करें तो बाल्कन्स तक, रशिया की जो पीछे समंदर आते थे, ब्लैक सी तक ये फैली हुई थी। और निचली साइड से अगर बात करें तो पूरे का पूरा नीचे अरेबियन सी तक जितने कंट्रीज थे वो सारे इसका हिस्सा शामिल थे इसमें, ठीक हो गया। और साथ में ईरान का थोड़ा सा हिस्सा इसमें शामिल था। ओटोमन एम्पायर यानी इतनी उस टाइम पावर थी। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने दुनिया का नक्शा ही चेंज कर दिया। इससे पहले दुनिया के जो मुल्क थे, अब जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर जो है वो टूटी तो उससे 3-4 मुल्क निकल आए। जर्मनी जो था वो प्रूशिया था, वो टूटा, उसके हालात बदल गए। तो इसी तरह ओटोमन एम्पायर टूटी तो ये 20-25 मुल्क यहाँ से निकल आए, ऐसे ही है। तो दुनिया का मैप टोटली चेंज हो गया इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, हमने ये देखा, ठीक हो गया। उसके बाद अगर इसको अब सेव करने के लिए जो ओटोमन एम्पायर जो उन्होंने अब वादा खिलाफी की थी, उसके अगेंस्ट में हमने क्या किया जी, खिलाफत मूवमेंट यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर स्टार्ट की थी उस वर्ल्ड वॉर के अगेंस्ट में, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं और अब अपने असल पॉइंट पे अब आएंगे यहाँ, ठीक है। वो जितना सारा कुछ पढ़ा हुआ एक किस्म का बैकग्राउंड था, ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज था। तो अब ये देख लो कि टाइम तो कुछ ना कुछ लगता है, ऐसा ही है।
अब आते हैं जी खिलाफत मूवमेंट के ऊपर। अब जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गई और ये बिल्ड होना शुरू हो गई, तो अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हुए जो कि हमने देखने हैं और किस किस डेट्स पे हुए और वो उनके पीछे पर्पस क्या था। अब हमने ये तो देख लिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इसका कनेक्शन क्या था, ऐसे ही है ना, हमने रिलेशन देख लिया इसके बीच में कि क्या रिलेशन था। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जब खिलाफत मूवमेंट ये तय हो गया हिंदुस्तान के अंदर, और तय किससे हुआ जी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिल के तय किया कि अब हमने क्या करना है, खिलाफत को, ये जो इन्होंने वादा खिलाफी की है या इसको बचाने के लिए अब हमने एक मूवमेंट स्टार्ट करनी है। खिलाफत मूवमेंट का नाम दिया और इसके तहत इन्होंने क्या किया जी, एक कमेटी बना दी। सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, 22 सितंबर 1990 को, ठीक है 1919 को एक खिलाफत कमेटी बना दी। और उसका काम क्या था, वो अली बरादरान की सरबराही में बनाई गई। उसका काम ये था कि पूरे हिंदुस्तान में जाना, जलसे जुलूस करना और लोगों को ये बताना कि भाई हमारे साथ ज्यादती होगी, हमारे साथ वादा खिलाफी होगी, तो आप हमारा साथ दो, मूवमेंट में आओ और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाओ। ठीक है, ये काम था कमेटी का। उसके बाद जी पहली खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई 23 नवंबर 1990 को। ठीक है जी, ये क्या हुआ, ये खिलाफत के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हुई और इसे जो है मौलवी फजलुल हक ने हेड किया और इसमें जो है प्रोस एंड कॉन्स डिस्कस किए गए कि भाई हमने अब कैसे इस मूवमेंट को आगे लेके चलना है। उसके बाद हम देखते हैं जी दूसरी खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई और उसी के अंदर अब ये जैसे जैसे कॉन्फ्रेंसेस हो रही है ना, ये तय कर रही है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, और अभी जो हम कर रहे हैं एक्चुअली में क्या वो सही हो रहा है, पैटर्न के तहत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए कॉन्फ्रेंस का होना, कॉन्फ्रेंस में क्या है, सारे के सारे हिंदुस्तान से लीडर्स शामिल होते हैं और बताते हैं कि हमने अपने इलाके में क्या क्या किया या क्या क्या हम कर रहे हैं खिलाफत के लिए। उसके बाद 1920 के अंदर जो है वो एक खिलाफत डेलीगेशन जो था, ठीक है, वो एक खिलाफत वफ्द भेजा गया फ्रांस और यूके। और ये वफ्द जो है इसका जो असल पर्पस था, जो मौलाना शौकत अली की क़यादत में गया था, इसका जो पर्पस था वो था यूके और फ्रांस की लीडरशिप से मिलना, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यही दो सामने नजर आ रहे हैं, ऐसे ही है ना, तो इनको दोबारा से जाके बताना कि भाई आपने तो कुछ और प्रॉमिस किया था, तो जंग के बाद आपने क्या किया, तो आपने तो गलत काम किया। तो ये क्या किया जी, इस वफ्द ने जाके यूके और फ्रांस में मुलाकातें की, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। उन्होंने इवन पूछा भी नहीं इसको ये क्यों आया, कैसे आया, इसलिए खिलाफत वफ्द जो है वो नाकाम हो वापस लौटा। और इसी दौरान 1920 में जो मायदा सेवरे हो गया, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का, तो इसलिए वो कहानी खत्म हो चुकी थी कि वो मायदा ऐसा था और खास करके इसमें मुसलमानों को तोड़ने की बात की गई और ऐसी इसमें चीज़ें डाली गई जिससे ना और खिलाफत कमेटी में क्वेश्चन पैदा होगी। भाई इन्होंने तोड़ा भी और साथ में इस तरह से टैक्स जो वो ले रहे थे समंदरों का वो खत्म कर दिया, वो सारे का सारा कंट्रोल वापस मुल्कों को आज़ाद करना था। अभी आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट स्टार्ट हो गई 1920 से 1922, 2 साल ये चली। अभी फिलहाल ये खिलाफत चल रही है, इसी के दौरान में एक नॉन कॉपरेशन की मूवमेंट स्टार्ट हो गई हिंदुस्तान के अंदर। अदम ताउन की एक तहरीक स्टार्ट हो गई। अदम ताउन की तहरीक 3 से 4 बार हिंदुस्तान में हुई, ठीक है। अब ये जो ताउन की तंजीम जो 1920 से 22 में स्टार्ट हुई, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी, ठीक है, ये साथ मिले, यानी कि मुसलमान और हिंदू दोनों मिले और इन्होंने बाइकआउट कर दिया उन तमाम चीज़ों का जो यूके से आती थी। ठीक हो गया, उन्होंने जितनी यूके की गुड्स थी, जितनी भी और बाकी चीजें थी, सब छोड़ दी। भाई हम जो है अब ये सिविल नाफरमानी की तहरीक, जिसे कह लें आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये वही टाइम था कि इन्होंने जो है ना हुकूमत की कंप्लीट के खिलाफ हो गए। उनका भाई हम जो चीज़ें ये आ रही हैं हमें बेच रहे हैं, हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम अपनी लोकल चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। वो सारी चीज़ें इकट्ठी की और उन्हें आग लगा दी। उसके बाद जी अगली एक अनाउंसमेंट जो हुई, ये बहुत ही एक क्रिटिकल पॉइंट था हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर, दारुल हरब का। हमारे जो अबुल कलाम आज़ाद साहब थे मुसलमानों के लीडर, ठीक है, और साथ में मौलाना अब्दुल बारी जो थे, इन्होंने एक फतवा जो है वो जारी किया। फतवा क्या दिया कि हिंदुस्तान जो है अब वो दारुल हरब है, ठीक हो गया, अब वो एक क्राइसिस की प्लेस है, तो आपने क्या करना है, आपने हिंदुस्तान को छोड़ देना है फ़ौरन से पहले। अब वो छोड़ देना मतलब कहाँ जाए, लेकिन फतवा तो दे दिया। अब इस फतवे का असर क्या हुआ कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। नुकसान कैसे हो गया, मुसलमानों ने अपनी जायदादें औने पौने दामों फरोख्त की हिंदुओं के हाथों किसी भी तरह से, और यहाँ से निकल के अफगानिस्तान की तरफ निकले कि भाई हम हिजरत कर रहे हैं, ठीक हो गया। वो हिजरत करके यहाँ से लाखों की तादाद में लोग अफगानिस्तान पहुँचे। पहले पहल तो हिंदुस्तान ने सबको वेलकम किया, जब देखा ये तो लाइन ना ख़त्म होने वाली है, इतने ज़्यादा लोग जो हैं, इतने ज़्यादा मुहाजिरीन किसी दूसरे मुल्क में जाएँ तो वो कैसे सेट हो सकते हैं वहाँ पर। उन्होंने अपने बॉर्डर्स क्लोज कर दिए। उन्होंने कहा बस भाई जो आ चुके वो आ चुके, इसके बाद प्लीज़ और ना आना, हमारी गुंजाइश नहीं बनती। तो वो मुसलमान आप खुद सोचो जो सब कुछ बेच के यहाँ से गए थे कि अब दोबारा हिंदुस्तान का मुंह भी नहीं देखना, ठीक
ठीक है, जिसमें बूढ़े बच्चे हर तरह के लोग शामिल थे। तो अब वो जब वापस आ रहे हैं तो किस हाल में आ रहे हैं? जब वापस आते हैं भूखे प्यासे, आधे से ज़्यादा जो है वो रास्ते में शहीद हो गए, मारे गए। वो बूढ़ों की लाशें ही रास्ते दिल्ली से जो है ना वो पेशावर तक नज़र आ रही हैं जी। और बाकी वापस आते हैं, ना उनका घर बार है, ना कारोबार है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ वैसे ही छोड़ कर उन्हें वो नाव बेच के चले गए थे। अब वही वापस आए, कहा जी कि मैंने आपको लाख रुपए का दिया था, अब 2 लाख रुपए लो। 2 लाख भी कहाँ से आया, लेकिन 2 वापस करो। उन्होंने कहा ना भाई हम क्यों वापस करें, हमने तो आपसे ले लिया, ठीक है ना। तो वो और मुसलमानों के हालात ख़राब हो गए। तो ये जो दारुल हरब था इसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया 1921 के अंदर। उसके बाद क्या हुआ जी, अभी ये खिलाफत मूवमेंट इसी तरह चल रही है, 3 से 4 साल हो चुके हैं, ये बिल्ड हो रही है। फिर मोबला बगावत होगी। जो मोबला थे, ठीक है जी, ये रहते थे साहिल के किनारे पे, और ये वो थे जो अरब मुसलमान थे, यहाँ पे रहते थे और उनकी औलाद में से थे। इन्होंने भी मुसलमानों की प्रोटेक्शन के लिए इस तहरीक में शामिल में हिस्सा लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने रोकने की कोशिश की, तो उससे क्या हुआ, यहाँ बगावत हो गई और यहाँ पे भी कुछ लोग मारे गए, तो इससे और ज़्यादा गम व गुस्सा पैदा हो गया। इसी तरह ये आगे बढ़ रहा था। तो यहाँ पे एक इंसिडेंट मिस है, चोरी चोरा का वाक़या, ठीक है जी। ये क्या हुआ कि एक जुलूस जो है वो जा रहा था, एक कस्बा था छोटा सा फर्रा आबाद का, ठीक है, यूपी का एक कस्बा था फर्रा आबाद। वहाँ से जो है ये खिलाफत मूवमेंट का जुलूस जा रहा है, मुसलमान और हिंदू इसमें शामिल हैं। तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया जी, पुलिस को थाने के अंदर बंद करके वहाँ पे तेल वगैरह डाल के आग लगा दी और 22 पुलिस वालों को अंदर जिंदा ही जला दिया। अब यहाँ से जो है बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि गांधी जो थे उन्होंने कहा था कि जब तक ये नॉन वायलेंट रहेगी तब तक मैं शामिल रहूंगा इसमें, ठीक है, अदम तशद्दुद होगा, यानी तशद्दुद नहीं करना। पॉलिसी है ना भाई, कोई एक थप्पड़ मारे दूसरा गाल के सामने कर दो, इनकी पॉलिसी थी। तो जो 1942 में जाके ख़त्म हुई, तो उन्होंने कहा भाई अब क्योंकि इसमें जो है वो तशद्दुद शामिल हो चुका, वायलेंस शामिल हो चुका, इसलिए अब कांग्रेस जो है, या कम से कम मैं जो है कांग्रेस के बिहाफ पे इसको लीड नहीं कर सकता। उन्होंने छोड़ दिया, वो पीछे हट गए। अब इतनी ज़बरदस्त मूवमेंट बिल्ड हुई थी, जैसे ही उन्होंने छोड़ा सारे का सारा खत्म। और यही वो सबसे बड़ी कॉज थी जो खिलाफत मूवमेंट के फेल होने की थी यहाँ हिंदुस्तान के अंदर। अब जब चोरी चोरा का वाक़या हो गया, गांधी वापस हो गए, इसका मतलब क्या हो गया कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का साथ छोड़ दिया। अब मुसलमान तो थे माइनॉरिटी के अंदर, उनकी तो इतनी तादाद थी नहीं, खैर वो फिर भी कोशिश करते रहे, लेकिन उसके बाद कोई नतीजा निकला। क्योंकि ठीक 1 साल बाद जो है 1923 के अंदर वहाँ पे जो हमारे जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क साहब थे, जो खिलाफत को हेड कर रहा था बंदा तुर्की के अंदर, उस बंदे ने खुद ही अनाउंस कर दिया कि आज से हम मॉडर्न तुर्की की बुनियाद रखने लगे हैं, खिलाफत ख़त्म है और इसलिए अब खिलाफत के लिए कोई अपनी जान ना दे। अंदाज़ा करो, हम जो है 1919 से लेके 23 तक ये 4 साल हमने इतनी जानें कुर्बान की, इतनी मूवमेंट चलाई, और वहाँ पे वो खुद ही जो है ना उन्होंने मॉडर्न तुर्की अनाउंस करके वो खिलाफत ही ख़त्म कर दी सारी की सारी। इसका मतलब जो वो कुर्बानियाँ थी, वो जो 4 साल हम एफर्ट कर रहे थे, वो सारी की सारी रायगां चली गई, उसका कोई पर्पज़ ही नहीं बचा। तो मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट जो है वैसे ही ख़त्म हो गई। तो एट दी एंड हम ये कह सकते हैं कि खिलाफत मूवमेंट जो है वो अपने गोल्स अचीव करने में नाकाम रही और फेल हो गई खिलाफत मूवमेंट। ठीक हो गया, ये सारी की सारी इसकी कुछ कहानी इस तरह से बिल्ड हुई। अब खिलाफत मूवमेंट तो बिल्ड हो गई, लेकिन ये अपने पीछे कुछ इम्पैक्ट्स छोड़ के चली गई, कुछ अच्छे कुछ बुरे, ठीक है। अच्छे हमने खुद से कहे, बुरे ही इम्पैक्ट्स थे। बुरे क्या, दारुल हरब की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। 4 साल मुसलमान मूवमेंट चलाते रहे, अपने काम काज छोड़ के, उसका लॉस हुआ। ऐसे ही है, मुसलमानों का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। इसके अलावा जो इनकी कॉपरेशन थी कांग्रेस के साथ, वो ख़त्म हो गई, ठीक है। अब अच्छा क्या था, अच्छा ये था कि इन्होंने नेक्स्ट टाइम ये तय कर लिया कि हम कांग्रेस के साथ मिलके नेक्स्ट टाइम कोई मूवमेंट नहीं चलाने लगे, हम नेक्स्ट टाइम कांग्रेस पे ट्रस्ट नहीं करने लगे। ऐसा ही है, तो हम जो भी करेंगे वो अकेले ही करेंगे। तो ये कुछ मतलब कुछ हमने खुद एज्यूम किए, कुछ असरात अच्छे और कुछ बुरे। तो मैक्सिमम जो इम्पैक्ट आया वो बुरा ही आया खिलाफत मूवमेंट का। ठीक हो गया जी।